नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्ट के बारे में जिसने कह सकते हैं कि लगभग 24 साल के बाद, बल्कि इसको हम कहेंगे कि 30 साल के बाद देश भर में एक तरह से हड़कंप पैदा कर दिया, बवाल पैदा कर दिया और विवाद भी पैदा कर दिया है। इस मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक उलझी हुई हम कह सकते हैं। मामला है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। दरअसल ये 1991 में पारित हुआ था और इससे ये हुआ कि जो 1947 के वक्त जो देव संस्थान थे, मंदिर मस्जिद थे, वो जिस भी हालत में थे उनको उसी हालत में रखा जाए, सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर विवाद को छोड़कर। इसमें फिर ज्ञानवापी काशी का मामला भी अटक गया था और मथुरा की बात करें कृष्ण जन्मभूमि की, वो भी इसमें अटक गया था। लेकिन एक फैसले के बाद हुआ ये कि अब देश भर में इस एक्ट के बारे में या ऐसी मंदिर मस्जिद के बारे में जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। उस याचिका के चलते जब अदालतों में याचिका गई तो हर अदालत ने तो नहीं, लेकिन अधिकांश अदालतों ने उसके सर्वे के निर्देश दिए। बस ये जो सर्वे का फैसला था, इसी से देश में बवाल हो रहा है। 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना तब कोई बवाल नहीं हुआ, लेकिन अब उसके सर्वे पर भी बवाल हो रहा है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर सुनते हैं लोगों की राय और फिर कर देंगे चर्चा की शुरुआत। कि जितने भी विवादित स्थान हैं, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है, उसका सर्वे होना चाहिए जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। विदेशी आक्रांता चले गए, फिर उनका नामो निशान यहां नहीं होना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है पहले सर्वे हो। कोई भी कानून लीगल रेमेडी नहीं छीनता। इवन वक्फ एक्ट में भी ये व्यवस्था दी है कि आप वक्फ बोर्ड के सामने जाओ। आर्बिट्रेशन एक्ट में कहता है पहले आर्बिट्रेशन करो, अगर फेल हो जाए तो कोर्ट जाओ। गुंबद बदलने से मंदिर मस्जिद नहीं होता है, मस्जिद मंदिर नहीं होता है। उसके लिए तो बाकायदा सर्वे करना पड़ता है। इसलिए हमारा ये कहना है ये कानून खत्म होना चाहिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्होंने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से एक तरह से जो भी लोग हैं उनको अदालत में जाने की मनाही हो गई है और ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, जबकि इस तरह के अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़े हैं पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन जी, और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स और एक तरह से ग्रामीण परिवेश के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल सुन रहा हूँ। चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये 1991 में तो बन गया था, लेकिन इसको लेकर कोई जागरूकता नहीं थी, क्योंकि इसके रिएक्शन लोगों को ना तो पता चले और ना उस समय कोई इस किस्म की जागृति थी। आपकी राय, ये कितने ऐसे मौलिक अधिकारों को रोकता है जो लोगों को न्यायालय जाने से या न्याय पाने से वंचित करते हैं, और आखिर ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर देश भर में राजनीतिक उफान आया हुआ है? पहले आपकी राय, फिर हम इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र जी, 1991 में जब वर्शिप एक्ट बना था तो उस समय इसमें कोई बवाल नहीं हुआ। उस समय उसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटी थी। शाहबानो प्रकरण हुआ था। शाहबानो प्रकरण में एक बहुत बड़ी सभा की थी वर्तमान जो शाही मस्जिद के इमाम है दिल्ली के, इनके पिता ने। लाखों की सभा थी और उसमें उन्होंने सरेआम कहा था कि हम भारत के संविधान को, भारत की न्यायपालिका को जूते की नोक पर ठुकराते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती थी और हिंदुओं में इतनी मतलब जागृति नहीं थी, निद्रा थी कि वो कोई रिएक्ट ही नहीं करता था। 92 में जो बाबरी मस्जिद गिरी थी, वो विश्व हिंदू परिषद का एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसकी परिणति थी, लेकिन हिंदुओं में जानकारी का अभाव था। सोशल मीडिया, उस समय प्राइवेट मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो लोगों को तथ्यों की कोई जानकारी नहीं थी। 2014 के बाद से
एक तो जो सोशल मीडिया आया, इसके बाद जो न्यूज चैनल बहुत सारे आए, तो ऐतिहासिक तथ्य एक एक करके छन छन करके सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बाहर आने लगे। संविधान कानून की जानकारियों टुकड़ों टुकड़ों में बाहर आने लगी, तो लोगों को जानकारी हुई। शिक्षित वर्ग का, युवाओं का एक शिक्षित वर्ग है जो उभर के आया, सोशल मीडिया के दौर में आया। उसने अपने अतीत के जो अन्याय हुए उनको पढ़ा, उनको सुना, उनको देखा, उनकी जानकारी प्राप्त की। तो आज हालत यह है कि 2014 अच्छा इत्तेफाक ये रहा कि 2014 के बाद मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आई। उसने हिंदुत्व का जो पुनर्जागरण का दौर था वो शुरू किया और आज वो चरम पे है। और आज आप देखिए, वक्फ एक्ट के अलावा जो वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट कितना खतरनाक था। इसमें देखो, संविधान में जुडिशियल रिव्यू है, जैसे हिंदी में कहें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो किसी भी कानून का या संविधान की किसी भी उपबंधों का उसकी व्याख्या कर सकता है, और अगर उसे संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इस तरह से विस्तार में जाएंगे। मैं सिर्फ फोकस करना चाहता था कि संभल का जो मामला हुआ है उसके बाद से ये चीजें और ज्यादा उभर कर आई है। संभल में मस्जिद है, उसको हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और ये एक तरह से भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन वो स्थान था जिसको हरिहर मंदिर कहते हैं। लेकिन जब कोर्ट में लोग गए और कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, तो आप पुरातत्वीय महत्व की चीज़ों को पर कोई अधिकार नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी। तो इसी पर विवाद शुरू हुआ, सर्वे की बात शुरू हुई, और सर्वे करने के मामले में जब वुजू करने वाली जगह को का पानी खाली कराया गया, लोग समझे कि यहाँ मस्जिद तोड़ी जा रही है, और वहीं से इस मुद्दे ने एक तरह से देश भर में जोर पकड़ा। हम इस पर आना चाहते हैं कि 1947 के बाद तो जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अगर सर्वे पर रोक होती है, खासतौर से ऐसे स्थान पर जो पुरातत्वीय विभाग के अधीन है, वहाँ अगर कोई मंदिर या मस्जिद की तरह उसका इस्तेमाल करे तो वो गलत है। इसी पर पूरी बात हुई है, और इसके बाद अजमेर शरीफ की बात भी हो रही है, भोपाल की जामा मस्जिद की बात भी हो रही है, मध्य प्रदेश में धार में भोजशाला की बात भी हो रही है। ऐसे करीबन 10 बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको लेकर विवाद है। मैं लौटूंगा आपके पास। ये ऐसी चीज़ है जिसने भारतीय राजनीति में उथल पुथल पैदा कर दी है। रंजन जी, ये जो सब चीज़ें हैं, सियासत अपनी जगह है, तथ्य अपनी जगह है, और न्यायालय के निर्देश अपनी जगह है। हमारा कहना है कि जो न्यायालय के निर्देश है उनका पालन होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय तथ्यों को भी देखता है, इतिहास की प्रमाणिकता को भी देखता है, और उसके बाद वो फैसला करता है। अभी जो आज चर्चा की वजह ये कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए कि इस तरह के जो भी विवाद हैं 1 महीने तक किसी भी कोई भी कोर्ट देश भर में कोई सर्वे का आदेश जारी ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर 4 हफ्ते का वक्त दिया कि वो जवाब दे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर अपना कोई फैसला सुनाएगी। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, न्यायालय सर्वोपरि है। ये मामला उठा कहाँ से है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि 15 अगस्त 1947 को जिस गाइडलाइन को तय किया गया था, 91 में वो एक्ट जब सामने आया, तो यथा स्थिति जिस भी धर्म के स्थान थे, धार्मिक स्थान, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे मुसलमानों के हों, या क्रिश्चियंस के हों, या सब लोगों के, सारे समुदायों को अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म स्थलों को पूजने की स्वतंत्रता संविधान के तहत दी गई थी, और इसी को गाइडलाइन माना गया था। ये पिटारा खुल गया डीवाई चंद्रचूड़ के जब सीबीआई थे, तब जाकर के ये मामला खुला, और उन्होंने जाकर के इसको अनुमति दी कि जहां इस तरीके का विवाद है वहां सर्वेक्षण की स्थिति बनती है, तो वहां सर्वेक्षण कराया जा सकता है। राहुल जी, मेरा विवाद ने वहां से जन्म लिया है। राहुल जी, मेरा बीच में एक सवाल था, क्या वर्शिप एक्ट सही है, भारतीय संविधान और उसके मुताबिक है वो? देखिए, संविधान निर्माताओं ने जिस सोच के साथ में इस एक्ट को बनाया था, वो उनको पता था बहुत अच्छी तरीके से कि हिंदुस्तान में सारे समुदाय के, सारे धर्म के लोग मानने वाले हैं, और यहाँ इस तरीके के विवाद भविष्य में उभरेंगे, और इसको लेकर के भारत में एकता अखंडता को क्षति पहुंचेगी। तो वो लोग तो विद्वान व्यक्ति थे, और एक व्यक्ति नहीं थे, उसमें सैकड़ों व्यक्तियों के मत थे, और तमाम लोगों ने सोच समझ के इस धारणा को सामने रखा था। तब ये एक्ट सामने आया था, और इस एक्ट पे सभी लोग कायम थे।
ना ना, ये मेरा तो मेरा मामला सवाल जब है, आया, क्योंकि मेरा सवाल है, देखिए क्या होता है। राहुल जी, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्या वो उचित था? एक बात, शहवानो प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उस पर संविधान में बदलाव उचित था? दो घटनाएं जो भारतीय राजनीति को एक तरह से यू टर्न देती है, इन दो पर आपकी टिप्पणी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए राघवेंद्र जी, राजनीति अपनी जगह है, सब चीजें अपनी जगह है। हिंदुस्तान में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, हमारे यहाँ सिर्फ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बचा है जो हर तरफ से स्वतंत्र है। यदि उसने किसी चीज को कह दिया है तो वो चीज पत्थर की लकीर है, क्योंकि दूसरा मंदिर होता है अपना संसद। ना ना, तो ये फिर चीजें अलग हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं आपको विवश नहीं करूंगा, तो यदि मैं आपको विवश नहीं करूंगा उत्तर देने के लिए। क्या शहवानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना ठीक था? एक बात, 1991 में वर्शिप एक्ट का आना ठीक था? दो चीजें हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए राघवेंद्र जी, क्या होता है कि किसी भी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, तो उसके सामने जो भी तथ्य आते हैं, तमाम चीजें जब आती हैं, उसके बाद में फैसला होता है और उस फैसले को नजीर मान करके आगे बढ़ा जाता है। यही प्रक्रिया, न्यायालयीन प्रक्रिया यही होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उस तरीके से कभी कभार अपने फैसलों को बदलता भी है, उसमें संशोधन भी करता है। तो आप तमाम प्रकरणों को देखेंगे तो एक दूसरे के प्रतिरूप सबको लेके नहीं चल सकते। किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ और होता है, दूसरे में कुछ और होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले रहा है वो ठीक है अपनी जगह। यदि सुप्रीम कोर्ट ने, संजीव खन्ना जी ने जिस बात को रोक लगाई है, तो ये एक नई चीज है कि आप तो सब हिंदुस्तान में देखिए एक मामला नहीं है, 36,000 मामले हैं इस तरीके के, हिंदू चाहे मंदिरों के हों या मस्जिदों के हों या गिरजाघरों के हों या कब्रिस्तानों को लेकर के हो, ये तमाम मामले हैं। तो यदि एक मामले पर सुनवाई हो गई और ये धारा चल निकली, तो पूरे हिंदुस्तान में ये धारा चल निकलेगी। तो अब पूरा हिंदुस्तान सिर्फ टिका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन तय करता है, इस मामले में क्या सोचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता निकाल सकता है, या चाहे तो सुप्रीम कोर्ट संसद को सौंप सकता है, तो वो जब नया कानून बना दे तो नया कानून सुप्रीम, तो संसद स्वतंत्र है, उसमें संसद बना सकती है नया कानून। और नहीं चाहे तो लौटूंगा आपके पास, नई गाइडलाइन तय मैं लौटूंगा आपके पास। तो आप दोनों दृष्टिकोण से देखिए, या तो राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है और या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी साख, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं समझ गया। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि संभल का मामला, जिसको हरिहर मंदिर कहा जा रहा है, वो पुरातत्वीय महत्व का है, उसको पुरातत्व विभाग के अधीन है। और पुरातत्व विभाग के जब वो अधीन है, तो वहां पर अगर सरकार की एजेंसी कोर्ट के निर्देश पर सर्वे करने जाती है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो किसी धर्म की, किसी मजहब की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आर्काइव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। विवाद वहां से शुरू होता है। लौटेंगे आपके पास। शर्मा जी, ये जो सारा मामला है, चाहे मसला 1915 का 1947 का हो, या वर्शिप एक्ट का मामला हो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में पारित हुआ था उसका हो, या अभी जो संभल का मामला है, या वाई चंद्रचूड़ जो भारत के प्रधान न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके फैसले के बाद कि अगर कहीं विवाद है तो सर्वे किया जा सकता है। तो सर्वे किया जा सकता है, ये कोई बहुत ऐसा कठिन फैसला नहीं जिसमें किसी को ऐतराज हो। अगर कहीं आपत्ति है तो सर्वे कराने पर ऐतराज अगर आप करेंगे तो फिर बहुत दिक्कतें पैदा होगी, क्योंकि सर्वे कोई भी सरकार, प्रशासन मर्जी से नहीं करता, कोर्ट के निर्देश पर करता है। तो दो बातें नहीं चलेंगी, या तो कोर्ट का निर्देश चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अगर हमारे पक्ष में है तो कोर्ट का निर्देश, हमारे खिलाफ है तो फिर दूसरी बातें। तो इन सब बातों को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। इस पर आपकी राय कि ये जो मामला है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का वक्त लिया है और कहा कि जब तक केंद्र सरकार का जवाब नहीं आता है, जो मामले कहीं भी देश की अदालतों में विचाराधीन है, उस पर कोई सर्वे आदि जैसा कोई फैसला ना सुनाया जाए। आपकी राय? देखिए, आपके सवाल के पहले मैं एक उदाहरण राघवन जी देना चाहता हूँ जी। इस देश में कुछ लोग हैं जो आज भी गुलामी की पराकाष्ठा में जीते हैं। वो सल्तनत काल चला गया, वो अंग्रेजी काल चला गया, तब भी उनके जूते सिर पर रख करके घूम रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 1921 में अगर हमने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो उसमें खिलाफत आंदोलन की जरूरत क्या थी? खलीफा तो भारत का था नहीं, वो खलीफा तो कोई स्वतंत्रता से लेना देना नहीं था। वो एक खास धर्म का जो है प्रतिनिधि था, वो भी टर्की में था। अंग्रेजों ने अगर उसको हटाया था तो खिलाफत आंदोलन यहाँ जोड़ दिया।
1936 में अगर लोकल असेंबलियों के चुनाव हुए तो उसमें मुस्लिम समान मतदाताओं को विशेषाधिकार मिले, ताकि पंजाब में और बंगाल में अधिक संख्या में मुस्लिम प्रतिनिधि जीत करके आए। तो मोटे तौर पर ये यहाँ से वहाँ तक आप कल्पना कर सकते हैं। अगर हम सेकुलर हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग क्यों है, हिंदू कोड बिल अलग क्यों है? मुसलमान को 3 शादी करने का अधिकार, हिंदू को 1 शादी करने का अधिकार। मुसलमानों की लड़की की शादी की आयु 16 साल, हिंदू की लड़की की आयु 18 साल। हिंदुओं के मंदिर की पेटी महाकाल की खुलेगी तो कलेक्टर के सामने, वक्फ बोर्ड की और चर्च की क्यों नहीं खुलती कलेक्टर के सामने? अगर हम सेकुलर हैं तो एक सा कानून होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने कानून ऐसे बनाए, वो जो गुलामी का चप्पल रख कर के घूमते रहे थे, उसी गुलामी के चप्पल के तहत ये जो प्लेसेस ऑफ वर्किंग एक्ट जो है 1951 में, उसी में बना। आप मुझे बताइए, जैसा भस्मासुर को ये वरदान मिल गया था कि वो जिसके सिर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए, उतना पावर आपने वक्फ बोर्ड को दे दिया। वक्फ बोर्ड जितनी चाहे जहाँ उसकी ज़मीन हो जाए। अब मैं संभल पर आता हूँ। संभल की ज़मीन ना तो मंदिर की है और ना मस्जिद की है, वो पुरातत्व विभाग के अधीन है। और पुरातत्व विभाग के अधीन कोई आज से नहीं है, वो 1920 से अधीन है। तो एक प्रकार से वो पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी किसी वजह से ये अनुमति दे दी थी कि सप्ताह में एक बार कोई नमाज पढ़ ले, दूसरी बार कोई वहाँ पे पूजन कर ले। तब उसको तोड़ करके उसका प्लास्टर किसने कराया, उसमें सीढ़ियाँ कैसे किसने बनाई, उसमें रेलिंग बनाई। और उसके बाद अगर पुरातत्व की टीम किसी ने शिकायत की कि कुछ लोग इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं और उसको अपने धर्म का बनाना चाह रहे हैं, उसको सर्वे के लिए गई तो उस पर हमला किया गया। तो ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है, सीधी सीधी अराजकता है। तो इसमें हम मान लीजिए, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? इसमें तो सीधी सीधी अराजकता है। उस अराजकता के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, कानून सम्मत। वो टीम वहां पर कानून सम्मत गई थी। एक बात ये हो गई। तो मोटे तौर पर अब अगर जागृति आ रही है, वो फिर जिन लोगों ने भी मस्जिद बनाई थी, जब भारत पर हमले हुए 712 में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के बाबर तक और अकबर तक जमीन कितनी खाली पड़ी हुई थी। अगर उनको केवल मस्जिद बनाना होती तो खाली जमीन पर मस्जिद बना लेते। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को सीढ़ी पर लगाया गया ताकि लोग नमाज पढ़ने वाले टूटी हुई मूर्तियों पर पैर रख करके चलने। तो ये मैं समझता हूँ भारी गुंडागर्दी थी, और एक प्रकार से उस गुंडागर्दी को तो समाप्त होना ही चाहिए। अब जैसे अयोध्या में भाई मंदिर बनाने को अलग 2.77 एकड़ जमीन थी, उसके बदले में 5 एकड़ जमीन दे दी। ठीक उसी प्रकार जहां आस्था के मंदिर रहे हैं प्राचीन, वो धरती खाली होना चाहिए। और ये जो कानून है इसको बदलना चाहिए। मस्जिद बनाने के लिए अलग जमीन दे दो। मान लीजिए वो 1 एकड़ में मंदिर बनी हुई है तो 2 एकड़ दे दो, लेकिन वो आस्था के केंद्र जो हैं वो बिल्कुल खाली होना चाहिए और इस कानून में बदलाव आना चाहिए। जी, रमेश सिंह जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में। राघवेंद्र जी, कांग्रेस ने बर्सित एक्ट और वक्फ एक्ट दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को विलोपित किया। वक्फ एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि संविधान के मूल ढांचे का ये सिद्धांत है किसी भी कानून की वैलिडिटी जांचने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को होता है। लेकिन कांग्रेस ने इससे उस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को खत्म कर दिया। दूसरी बात, जो बर्सित एक्ट है, तो बर्सित एक्ट सबसे पहली बात तो ये, कांग्रेस ने इसमें ये प्रावधान किया है कि किसी भी धर्म स्थल के स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा। तो जो सर्वे के जो आदेश है, इनमें स्टेटस उसका क्या है यही जांचने के लिए सर्वे हो रहा है। अगर उसका स्टेटस मंदिर का है तो सर्वे में वो मंदिर आएगा, इसके बाद उस पर अदालत आगे फैसला करेगी। तो जो सर्वे के आदेश है ये इस प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते। जो इस बर्सित एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि उसके स्टेटस को जांचा नहीं जा सकता, स्टेटस को चेंज करने पर रोक है। दूसरी बात, ये बर्सित एक्ट है, इस समय जो सुनवाई चल रही है राघवेंद्र जी, ये न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत चल रही है कि किसी भी कानून की वैलिडिटी को जांचा जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मंदिर या मस्जिद हो, ये धर्म स्थल के साथ साथ संपत्ति है। ये संपत्ति का अधिकार है कि वो संपत्ति पर सर्वे हो, पहले सर्वे के बाद जो तथ्य आए, जो स्टेटस आए, फिर उस पर किसका अधिकार हो। ये प्राकृतिक सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत है कि उसके जो उसका आधिपत्य है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने ये जो बनाया था, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ था, और जो मूल ढांचा था उसकी तो इसमें धज्जियां उड़ा दी गई थी, क्योंकि इसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, इन दोनों कानूनों से उसको विलोपित कर दिया गया।
ठीक है, मैं लौटता हूँ, अभी तो समय की कमी रहेगी इस बार। राहुल जी, दरअसल मैं एक दो लाइनें पढ़ के सुना दूं। एक्ट पूजा स्थलों के 15 अगस्त 1947 को उनके मौजूद स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एक बात, याचिकाकर्ताओं का ये तर्क है कि इससे जुडिशियल रेमेडी का अधिकार खत्म हो जाता है, जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इसी आधार पर याचिका दायर की गई और कोर्ट ने इसी को आधार मानकर, क्योंकि कोर्ट तो कानून देखेगा, अगर वो कानून सम्मत नहीं होती तो उसको खारिज करता, कोर्ट ने उस याचिका को विधि सम्मत माना और सर्वे करने के आदेश दिए। इसमें ना तो कहीं कानून का उल्लंघन होता है और ना ही हिंदू मुसलमान की बात आती है। दूसरी बात इसमें यह कि एक्ट की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। तर्क यह है कि यह हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार जमाने का जो मामला है उसको वापस करने से रोकती है। वक्फ बोर्ड की एक्ट की जो धारा है 107, वो ऐसा करने की अनुमति देती है, यानी तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार वापस लेने से रोकती है, और वक्फ एक्ट की धारा 107 ऐसा करने की अनुमति देती है। यह संविधान की धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगर ये तर्क कानून के हिसाब से नहीं होते तो कोई भी अदालत इस पर कार्रवाई नहीं करती। तो जो अदालतें आदेश दे रही हैं सर्वे का, वो तो विधि सम्मत है। इस पर ऐतराज तो तब होगा जब ये बात आगे बढ़ेगी। सर्वे तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात यही आके अटकती है। अगर इसके बाद आगे बढ़ेगी बात तो फिर हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी बात यह कि सर्वे में क्या दिक्कत है। याचिका विधि सम्मत लगाई गई है, कोर्ट विधि सम्मत निर्देश दे रहा है, तो ऐतराज क्यों? आपकी राय छोटी सी। देखिए राघवेंद्र जी, कहीं बात अटकी नहीं है। बात सिर्फ इतनी हुई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार कर रहा है और सरकार को बोल रहा है कि आप 1 महीने के अंदर इस पर विचार करके तमाम चीजें हमारे सामने ले आइए, और जो अपील करता है उनको भी इसकी कॉपी दे दीजिए, जिसमें हम बैठ करके इस चीज को, सत्यता को इसकी जांच कर सकें, इसके बाद हम फैसला सुना सकें। तो ये क्या होता है, प्रक्रिया है कि उसके तहत हो तो पता तो लगे सुप्रीम कोर्ट को कि आखिरकार इस कानून को बदलने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं। क्योंकि आप आजादी के बाद से लेके 91 के बाद से लेकर के इस तरीके के मामले कोर्ट में पहुंचते नहीं थे, और पहुंचते भी थे तो इस तरीके के बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे होता नहीं था हंगामा। अब चूंकि होने लगा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी पुनर्व्याख्या करना होगी, और ये तमाम चीजें जब तक उसके सामने नहीं आएंगी तब तक इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा, जो अपील करता है उनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले पाएगा। तो आजादी के इतने वर्षों के बाद में यदि किसी चीज का पुनरावलोकन हो रहा है और उसकी समीक्षा हो रही है, तो हो सकता है कोई नया रास्ता निकल जाए। क्योंकि देखिए, परिवर्तन तो होता रहेगा इस देश में, या हमारा भी चर्चा का मकसद ये है कि जो नियम कायदे बनाए जा सकते हैं वो समय के साथ बदलते भी हैं। बिल्कुल, तो हमारा भी मकसद यही है शर्मा जी कि इसमें धीरज रखने की जरूरत है। अदालत के कार्रवाई को ध्यान से देखने के साथ साथ इस पर कानून का अगर कोई फैसला आता है तो उसको सिर माथे लगाने की जरूरत है, ना कि इस पर विवाद और विरोध करने की। आपकी छोटी सी टिप्पणी। निश्चित रूप से इस तरह की चीजों पर एक तो बहुत ध्यान से, बारीकी से देखने की जरूरत है। और फिर कई बार अपराध जो अदालत फैसला करती है वो कई बार मंशा को भी देखती है। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक आत्मरक्षा में अगर किसी का वध हो जाए तो वो उसको हत्या नहीं, मतलब उसको फिर सजा नहीं दी जाती। तो आफ्टर जो अपराध हुआ है, जो घटना घटी है, उस घटना की मंशा क्या है। तो अगर ये जो रूपांतरण हुआ है, तो ये रूपांतरण हुआ है तो ये मस्जिदों का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि मंदिरों का रूपांतरण हुआ है और बलपूर्वक हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस घटना की प्रासंगिकता को समझ करके अदालतों को फैसला दिया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 में अगर जहां कोई मंदिर था वो बना रहे, जहां मस्जिद थी वो बनी रहे, लेकिन अगर मंदिर का रूपांतरण पहले कभी कर दिया है और उस पर पुरातत्व विभाग का अधिकार है, तो पुरातत्व विभाग का अधिकार होने के कारण ये कानून उस पर लागू नहीं हो सकता। वो तो इंडिपेंडेंट हो गई पुरातत्व विभाग की। अगर पुरातत्व विभाग का जिस पर अधिकार है तो उस पर तो वो मस्जिद भी मानी जाएगी और मंदिर भी माना जा रहा। हमारे यहाँ भोजशाला में
पूजन की भी अनुमति है और उसकी भी अनुमति है, तो ना तो वो पूरी तरीके से मंदिर है और ना पूरी तरीके से मस्जिद है। तो ये वाला जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये ना तो बनारस पर अपना लागू होता है, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद पर लागू होता है, न मथुरा पर लागू होगा, न संबल पर लागू होगा, न लागू होगा भोजशाला पर लागू होगा। तो मैं समझता हूं जहां पुरातत्व विभाग है वहां अदालतों को सुनना चाहिए, फैसला देना चाहिए, सर्वे की बात भी करना चाहिए, और अगर वहां पे पुराने मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो उस आधार पर निर्णय भी देना चाहिए। मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते तो फिर निर्णय ना दें। कुल मिलाकर मामला संगीन है। देश की अदालतें, देश के राजनीतिक दल इसको ध्यान से देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। सीधी सी बात है कि सबको अपना दिल और दिमाग थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है, और जो कानून का फैसला है उस पर काम करने की जरूरत है, उसको स्वीकार करने की जरूरत है। ना कि ऐसा ना हो कि कानून पक्ष में है तो बहुत बढ़िया है और कानून का फैसला अगर खिलाफ गया तो गलत है। इन चीज़ों को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर चलने की जरूरत है जो कानून का आदर करता हो और संविधान की इज्जत करता हो। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, इस पर अमल की जरूरत है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।